चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा लॉ का दूसरा लेक्चर है। बेसिकली कल की क्लास हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, तो आज हम प्रॉपरली अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और इसको हम प्रोसीड करते हैं। अपना कंपनी लॉ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर कैरी ऑन करेंगे, अपना सारा ये कंपनी लॉ ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम एम लॉ की तरफ शिफ्ट होंगे। तो बेटा हमारा इसमें शेड्यूल जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। हम उसको पहले देख लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर 11, 12 है, खासतौर पे चैप्टर 11 एंड 12, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको हम बामुश्किल 2 से 3 दिन देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर हैं वो है 13, 14 एंड 15। ये 3 चैप्टर जो है ये कम से कम हमारे 4-4, 5-5 दिन एक एक चैप्टर ले जाएगा, 3-4 दिन ले जाएगा आराम से। तो हम इनको उसी तरीके से करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि बेटा कि लॉ का सिलेबस काफ़ी लेंथी है, काफ़ी एफर्ट डिमांड करता है आपसे, और ख़ास तौर पे जब आप इस स्टेज पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट डिमांड करता है। अच्छा बेटा, एक और चीज़ छोटी सी कुछ बातें पहले मैं आपसे 10-1 मिनट लूँगा, उसको करूँगा, फिर हम इंशाल्लाह 20 मिनट अपना लेक्चर कवर करेंगे। देखिए बेटा, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ना तो मैं डरा रहा हूँ ना तो मैं धमका रहा हूँ। सीधी सी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इसकी हमेशा गोल्डन होती है। ठीक है। उसके बाद वाली अटेम्प्ट्स में उल्टा आपके लिए इशू बन जाता है इसके अंदर इसको पास करना। और दूसरे नंबर पे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिंपल कह सकते हैं कि ना हमारे यहाँ कहते हैं शैतान की आंख, कि भाई लंबी होती जा रही है, कोई जिस तरह उसकी भाई एक जिंदगी लंबी हुई है, इसका भी यही है। ये एक बार फंस जाए भाई तो फिर फंस जाता है इसके अंदर, मतलब बहुत मसले क्रिएट करता है ये फ्यूचर में जाके। अच्छा, अब बेटा सीधी सी बात है कि 40-45 दिन है। माइक म्यूट कर लें तमाम अपने, मकसूद बच्चे माइक म्यूट कर लें आप अपने। हमारे पास 40-45 दिन है, उसके अंदर हमने ये लॉ को करना है। अब मैं आपसे 2 तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जो रिपीटर होंगे, एक वो स्टूडेंट होंगे जो फ्रेश होंगे। अब रिपीटर में भी 2 टाइप्स आती हैं। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी 40% या उससे अबव है, 35%, 40%, मतलब उनको कुछ ना कुछ आइडिया मौजूद है। कुछ स्टूडेंट वो हैं जो उससे नीचे के हैं, मतलब 30%, 35% तैयारी है, इससे ज़्यादा अभी तक तैयारी नहीं है। तो बेटा जो स्टूडेंट फ्रेश हैं और जो स्टूडेंट क्या कहते हैं 30% से तैयारी नीचे है, जिनके पास कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, तो बेटा आपके लिए एक मेरी नसीहत और मशवरा है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी 30% से कम है। बेटा थोड़ी सी आपको डबल एफर्ट करनी पड़नी है इसके अंदर। मैं क्या कर सकता हूं, आपको इंगेज कर सकता हूं, आपको पैटर्न प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर एफर्ट कर सकता हूं, मैं रेगुलर क्लासेस कर सकता हूं, मैं आपको डेली बेस पे मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन बच्चे पेपर आपने पास करना है। ठीक है, पेपर आपने पास करना है, पेपर आपने लिखना है, इन चीजों को माइंड में आपने रखना है। लॉ के अंदर बेटा खास तौर पे मैं आपको सिंपल बता दूं कि 30% जो है ना वो आपका नॉलेज मैटर करता है। मैं कल ये बात बता चुका हूं कि आप अगर फेलियर स्टूडेंट उठा के देखें तो ज्यादातर 30 और 35 पे फेल होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको नॉलेज आता होता है, नॉलेज उनको आता है, जिसकी वजह से वो 30 या 35 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन बेटे असल चीज जो है वो है क्वालिटी ऑफ द आंसर, आंसर को ड्राफ्ट करना, और सबसे मेन चीज कि आंसर का क्वेश्चन के साथ लिंक बनाना, कि जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या आप वही आंसर कर रहे हो या भाई आप अपनी ही कुछ कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मेरी अभी आज रिवीजन क्लासेस थी, इसकी शुरू हो गई है हमारी रेगुलर बैच की, तो उसमें एक क्वेश्चन था और उसमें वो पूछ रहा था जी बताएं एक कंपनी है, दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कैसे बनेगी। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इसमें कि क्वालिटी ऑफ द आंसर कैसे होती है। मैं आपको पास पेपर में से वो क्वेश्चन दिखाता हूं, आप इसको देखें और एनालाइज करें कि क्या ये आपसे गलतियां होती हैं या नहीं होती एग्जाम में। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। ओके ओके, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़ें तो वो पूछ रहा है कि एमएल हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एएल, एमएल ने एएल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया। आप कंपनीज एक्ट की रोशनी में बताएं कि किस वक्त एमएल एएल को सब्सिडरी क्लासिफाई कर सकती है। अब देखो बेटा हमारी लॉ के अंदर 2 डेफिनेशन है, एक होल्डिंग की है, एक सब्सिडरी की है, और दोनों की सेपरेट है, एक डेफिनेशन नहीं है इनकी।
अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट नॉर्मली ये लिख के आएंगे कि भाई एमएल जो है वो होल्डिंग बन जाएगी एल की, अगर क्या करती है वो जनाब जी 50% से ज्यादा की वोटिंग सिक्योरिटीज ले लेती है, या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो है वो कंट्रोल करती है। लेकिन बेटा जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वो यहाँ पे आपसे सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछ रहा है। अब जब हमारे पास बेटा एग्जाम प्रेशर होता है ना, एग्जाम में बैठे होते हैं, हमारे जहन में कई कंफ्यूजन होती है, छोटी छोटी कई कंफ्यूजन होती है जो हमारे लिए एटम बम बन जाती है। छोटे मिसाल के तौर पे आपने सिलेक्टिव स्टडी की, कोई पेपर छोड़, कोई चैप्टर छोड़ दिया, आपने एक से ज्यादा टीचर फॉलो किए, एक का कंसेप्ट और था, दूसरे का कंसेप्ट और था, या आपने जनाब जी पढ़ते पढ़ते कोई टॉपिक छोड़ दिया। या ये भी होता है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो ना, वहां पे बाहर कुछ अरस्तु टाइप लोग खड़े होते हैं और चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, और खुदा के बंदो 6 महीने में तुमने जाख मारी है, कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पे 10 मिनट में तुम क्या पढ़ लोगे? तो क्या होता है कि आपके कान में कोई ऐसा वर्ड बनता है जो आपने सुना ही नहीं होता कभी, आप सोचने लग जाते हैं लो भाई लग गए, मेरे से ये टॉपिक छूट गया, मतलब मैं पूरा सिलेबस करके नहीं आया, मतलब मेरे टीचर ने मुझे पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। ये इतनी सी जस्ट कंफ्यूजन उन 2-3 निकम्मे लोगों की बेवकूफी से जो बाहर खड़ के एग्जाम सेंटर के डिस्कस कर रहे हैं पेपर से पहले, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 50% नीचे चला गया। अब जब एग्जाम में आप पेपर देखेंगे ना बेटा, हर क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा जैसे आउट ऑफ द सिलेबस है, ये उसी में से आया जो मैंने नहीं पढ़ा। तो लिहाजा इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका फिर ये नुकसान होता है कि हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो हम वो वाला आंसर लिखते हैं जो हमें आता है। अब अगर सिंपल इसी को देखूं तो मैं इस बात पे बहुत श्योर हूं, मैंने एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़े हैं, 75% स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो होल्डिंग कंपनी के रेफरेंस से दे के आए हैं। वजह हमारे दिमाग ने हमें बताया कि भाई ये तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है, वाह ये तो हमें आती है। अगर भाई इतना ही स्ट्रेट उसने पूछना था तो फिर क्या जरूरत थी पेपर देने की? तो बेटा हर क्वेश्चन में ट्रिक होता है, हर क्वेश्चन में 1-2 वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन का सेंस चेंज करते हैं, और एग्जाम प्रेशर में हमें बिल्कुल उसकी समझ नहीं आती कि भाई वो पूछ क्या रहा है, वहां प्रेशर इतना होता है। यहाँ पे हम फिर भी हाईलाइट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यार ये भी कोई मसला है, ये तो हमें पता है। एग्जाम में इसकी बिल्कुल नहीं समझ आएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उसमें, एक चीज। दूसरे नंबर में बेटा सीधी सी बात है कि हम लोग जो है ना, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारा इंग्लिश की तरफ से हाथ पूरा सूरा सा होता है, मतलब एक बेसिक इंग्लिश जो है ना, वो भी हमारा हाथ काफी तंग होता है, एक आधी बोरी सटाई होती है, उसी के साथ ही हम सारी जिंदगी चलाते हैं, गुड, यस, इज, एम, आर, हाउ, व्हाट, तो इनके ऊपर हम चलते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं आता। ये तो फिर लीगल लैंग्वेज है, तो लीगल लैंग्वेज में हमारे साथ और बहुत पंगे होते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारी आदत बनी हुई है, हमने पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिखना है, लो जी पैराग्राफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। भाई एक सिंपल ग्रामर का अगर आप पैराग्राफ घर में बैठ के लिखे 4 लाइनों का, तो यकीन करें कि वो भी आप प्रॉपरली जोड़ नहीं पाएंगे, सेंस चेंज कर देंगे, ये तो फिर लीगल लैंग्वेज है। तो लिहाजा बेटा शुरू से ही कुछ बातें ज़हन नशीन कर ले। पहले नंबर पे एग्जाम सेंटर में कभी अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना, ये आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा। क्यों? ये बहुत आलसी चीज है भाई, ये हमसे भी ज्यादा आलसी है, ये मेरे से भी ज्यादा आलसी है। ये आपको वो बताएगा जो इससे आता है, ये वो हरगिज नहीं बताएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिमाग कहेगा यार ये देखो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, और वो पूछ भी सब्सिडरी कंपनी, लो जी लिख लो, वो पूछ रहा है जी एमएल कब होल्डिंग होगी एल की, बस जी इसका आंसर होल्डिंग कंपनी का लिख लो। जब तक आप अपने दिमाग से पूछेंगे नहीं, वो आपको वो आंसर बताएगा ही नहीं। लिहाजा पहली बात, दिमाग पे कभी भरोसा नहीं करना। जब भी क्वेश्चन पढ़ना, जो आंसर आपको आपका माइंड बताए, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना। दूसरे नंबर पे बच्चे, हम कोई वास्को डे गामा के रिश्तेदार नहीं है जो हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि हम ये 5-7 लाइनों का क्वेश्चन एक बार पढ़ें और हमें सारा समझ आ जाए। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर लाजमी करना यार, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में टाइम कंज्यूम होता है इन चीजों पे, लेकिन भाई ठीक लिख के आना जो भी लिख के आना। तो लिहाजा हमेशा उर्दू में क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना और समझना कि एग्जामिनर आखिर कहना क्या चाह रहा है भाई। जिस तरह वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट थी, जिसमें वो मोटर की डेफिनेशन पूछता और कहता भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तो वो सिंपल से इसको करना है आपने, ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटा आपने हमेशा आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में देना है, कभी भी पैराग्राफ वाली गलती ना करना पुत्र। आप 2 लाइनें ऐसे की नहीं जोड़ सकते, आप लीगल लैंग्वेज कहां से जोड़ोगे? हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में, कोई पॉइंट 1 या 1.5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका,
जिस तरह मेरे नोट्स के अंदर बना हुआ है आपने एज इट इज लिख के आना है, कोई चीज इस नोट्स के अंदर मिस नहीं है, कोई टॉपिक मिस नहीं है। और इस नोट्स को पढ़ पढ़ के सैकड़ों स्टूडेंट पास हो चुके हैं, 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये कंफ्यूजन जहन में ना रखिएगा कि नोट्स में कोई चीज मिस है, आप बुक के साथ कंपेयर करें, क्योंकि मैंने बुक से ही ये बनाए हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा एंड पे जो लास्ट मेरे इसके ऊपर आपके लिए मशवरा है वो ये है कि देखो, पहले नंबर पे आपने हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। लास्ट नंबर पे आप अपनी लॉ के हिसाब से, लॉ के अंदर इज, एम, आर, मे, माइट, कैन, कुड, वट एवर, ईच एंड एवरीथिंग, गुड, बेस्ट, सब भूल जाओ। यहां 99% जगह पे दो वर्ड यूज होने हैं, शेल एंड विल। तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, अगर मैंने किसी टेस्ट में आपका इज, एम, आर देख लिया, उत्तर कान पकड़वा दूंगा मैं लाइव कैम के ऊपर आपको, ठीक है। इज, एम, आर, कैन, मे, कुड, वुड, शुड, ये सब खत्म। शुड, वुड, कैन, मे हो ही नहीं सकता भाई, लॉ है, लॉ है, मतलब जो चीज है वो है, इसमें आपकी मर्जी नहीं है। ये नहीं कह सकते कंपनी में कैन डू दिस, मी कहां से आ गया भाई, कंपनी के पास चॉइस ही नहीं है, लॉ में लिखा है तो कंपनी शेल। तो लिहाजा इज, एम, आर ये वाले वर्ड सारे अपनी डिक्शनरी से निकाल दें लॉ पढ़ते वक्त, ठीक हो गया। तो लिहाजा हमने आज की अभी तक डिस्कशन का क्या कुछ देखा। पहले नंबर पे बेटा हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना। दूसरे नंबर पे हमेशा क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना है। तीसरे नंबर पे हमेशा क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में देना है। चौथे नंबर पे हमेशा जो क्वेश्चन है, जो आप आंसर दे रहे हैं, उसके अंदर शेल और विल यूज करेंगे, इसके अलावा कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबके पास माइक है? यस सर। सबके पास माइक होना चाहिए, माइक क्लास में मौजूद होना चाहिए, मैं आपसे पूछ के चलूंगा। चले, गुड हो गया, ओके। मूव करते हैं आज चैप्टर के ऊपर, अपने चैप्टर 11 के ऊपर कंपनी लॉ जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, कंपनीज एक्ट 2017, ये एक वर्ड आप लिख के रख लें। कैसे? जिस तरह आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपने अब्बू का नाम लिखवाया हो, कोई पूछता जी अब्बू का नाम क्या, आप टक से देते हो जी मजीद, आप मोहम्मद मजीद फलां, शीदा मीदा तो नहीं कहते ना यार, मोहम्मद रशीद कहोगे। तो लिहाजा इस तरह नहीं करना, जब भी क्वेश्चन का आंसर है तो आप कहें एज पर कंपनीज एक्ट, नहीं, आधा नाम नहीं देना, पूरा नाम। कंपनीज एक्ट 2017 आपके क्वेश्चन के हर आंसर में आना चाहिए। जब भी कंपनी लॉ का क्वेश्चन आएगा आपने कहना कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017। भाई ये तो मेरा अब्बू है ना, बात खत्म। भाई बना लो यार कंपनीज एक्ट 2017 को, बुक पेपर पास हो जाएगा। मजबूरी में गधे को बंदा बाप बना लेता है। अच्छा, अब हम चलते हैं कंपनी की तरफ। देखो बेटा, हमारे यहाँ लाइफ प्रोफेशनल वर्ल्ड में 3 बिजनेस के सेटअप होते हैं। 3 बिजनेस के सेटअप होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप। मेरी राइटिंग को जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करना, ऐसे ही है भाई, इतनी अच्छी होती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते। और थर्ड होता है कंपनी। अच्छा, और दूसरा वीडियो क्वालिटी को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया हुआ है, ये इस वजह से नहीं कि मेरे पास कैमरा फारिग है, नहीं बच्चे, कैमरा मेरे पास जो है वो यहाँ पर DSLR भी मौजूद है, मैं इससे भी बना सकता हूँ। लेकिन क्या है कि ना, इसकी जो वीडियो है वो बहुत हैवी होती है, मेरी तरफ से ब्राउजिंग नहीं होगी या आपकी तरफ से आधे लेक्चर पहुंचेंगे आधे नहीं पहुंचेंगे, तो इस वजह से वेब कैम से ही गुजारा हो रहा है। बहरहाल आपको मेरा बूथा नजर आ रहा है ना, ये ढेर सा लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत है इनफ है। अच्छा, 3 सेटअप होते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। अगर हम इनको देखें तो बेटा ये जस्ट जैसे आप है ना, जैसे आपकी लाइफ के 3 फेज होते हैं। जैसे आपका एक 10 साल तक का फेज होता है, एक 17 साल तक का फेज होता है, और एक 18 से अबव वाला फेज होता है। जिस तरह हमारी लाइफ के 3 फेज होते हैं ना, उसमें हमारी तरीकाकार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे हकूक लिमिटेड से फिर बढ़ते 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 18 की उम्र जब क्रॉस करते हैं तो भैया हम फुल जवान हो जाते हैं। सेम इस तरह इन 3 बिजनेसेस का कंसेप्ट है। सोल प्रोप्राइटर बेटा एक ऐसा बिजनेस है जो आप कह सकते हैं कि आपकी 10 साल की उम्र वाला बिजनेस है। मतलब आप किसी घर की खिड़की तोड़ देते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, वो घर आएगा आपके अबू पकड़ेगा और कहेगा जी आपका बेटा नुकसान करके आया, मेरा नुकसान पूरा करो। मतलब आप अपने किसी काम के लिए अलहदा से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और आपकी कोई अलहदा पहचान भी नहीं होती। मतलब आपको कोई सड़क पे पकड़ भी ले तो ये नहीं पूछेगा हाँ भाई तेरा नाम क्या है, ये पूछेगा किधर मुंडा है तू भाई, और किसकी गलती है तू। तो लिहाजा सोल प्रोप्राइटर ये वो बिजनेस होता है जिसमें जो मालिक होता है और बिजनेस होता है एक ही चीज होती है।
मतलब बिजनेस का मालिक से कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता, ये सेपरेट नहीं होते। जिस तरह आप और अब्बू 10 साल की उम्र तक एक ही एंटिटी होते हैं, आप अपने किसी काम के लिए लायबल नहीं होते, कोई आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछता, ना ही आपके पास राइट्स होते। अब कोई आपके पास राइट नहीं होता, आप अपनी सिम ले लें, आप अपना बैंक अकाउंट खुला लें वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप क्या होता है? ये बेटा आपकी 17 साल की एज वाला फेज है। मतलब आपके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ आपकी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। आप किसी का नुकसान करके आते हो तो वो पर्सनली आपको पकड़ के कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? आपके अब्बू को पकड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप भी एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर जो इसके अब्बू होते हैं पार्टनर्स, वो और बिजनेस एक ही चीज होती है। मतलब कोई सेपरेट पर्सन नहीं होता, कोई आपके दरमियान में सेपरेट चीज नहीं होती। लेकिन बेटा कंपनी जो सेटअप है, ये वो सेटअप है जब आप 18 साल की एज क्रॉस कर गए, आपका शनाख्ती कार्ड बन गया। जब आपका शनाख्ती कार्ड बन गया बच्चे, तो फिर अब आपके अब्बू डिफरेंट हो गए, आप डिफरेंट हो गए, आप अलहदा पर्सन बन गए लॉ की नजर में। अब आप किसी की खिड़की तोड़ते हो तो भाई आपको लित्तर भी पड़ेंगे, आपके ऊपर केस भी होगा, आपको जेब से ही पैसे देने पड़ेंगे। अब आप कहीं पे जाके अपनी सिम भी ले सकते हो, आप किसी बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो, आप भैया जी आपके नाम पे चलान भी हो सकता है। तो लिहाजा कंपनी बेटा एक ऐसा सेटअप है जिसमें अब्बू जो होते हैं कंपनी के, वो अलहदा हो जाते हैं, बिजनेस अलहदा हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कंपनी के बिजनेस के किसी काम के लिए उसके अब्बू, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, वो लायबल नहीं होंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है बच्चे यहां तक? अच्छा, उसके बाद बेटे अगला पॉइंट ये है कि कंपनी क्या नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल। देखो ये बात आप ध्यान में रख लो कि भाई जैसे आप हो वही कंपनी है, किसी चीज में कंपनी आपसे मुख्तलिफ नहीं है। मतलब आपका एक स्ट्रक्चर है, कंपनी का भी एक स्ट्रक्चर होगा, आपके हाथ पांव बाजू हैं, कंपनी के भी होंगे, वो उसके अपने तरीके से होंगे। आप कंपनी को एलियन समझ लो भाई। इसी तरह कंपनी जो है वो पूरे का पूरा एक बंदा है जैसे आप है। जो आपके राइट्स हैं वो कंपनी के राइट्स हैं। अगर आपका आईडी कार्ड बन गया है तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, कंपनी अपना खुलवा सकती है। आप अपने नाम पे सिम ले सकते हो, कंपनी अपने नाम पे सिम ले सकती है। आप अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हो, कंपनी अपने नाम पे गाड़ी ले सकती है। तो आप कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कर सकते हो वो कंपनी नहीं कर सकती। लिहाजा अभी के बाद, आज के बाद आप खुद को एक कंपनी कंसीडर करोगे और आपके अब्बू जो हैं वो आपके शेयर होल्डर हैं। तो लिहाजा आपके अब्बू और आप डिफरेंट हो गए। कब? जब आपका आईडी कार्ड बन गया। मतलब आपका आईडी कार्ड बनते ही आपके वाले साहब की जान छूट गई। अब आपके अब्बू ने कहा कि भाई देखो उसका कार्ड बना हुआ है, जाओ उसी को ही पकड़ो, मैं कब तक इसकी चिट्ठियां भरता रहूं भाई। अब जैसे ही आप अलहदा होते हैं तो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाते हैं। सिर्फ एक जगह पे, एक पॉइंट के ऊपर आप कंपनी के साथ अलहदा हो जाते हैं। कंपनी में और आप में फर्क आ जाता है, वो ये है कि भाई आप नेचुरल पर्सन हो, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बस। मतलब उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, बाकी उसके पास तमाम राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही हैं जो आपके पास है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वो कहते हैं कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अपने उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं। ये एक लीगल पर्सन होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बेटा, यहाँ पे कौन कौन मौजूद है? मैं पूछता हूँ, सनी आपके पास माइक है बच्चे? सनी बच्चे माइक है? आवाज आ रही है मेरी? सनी के पास माइक तो है लेकिन नहीं है। अच्छा माइक नहीं है, कोई बात नहीं, आपका वैसे माइक ऑन है ना, मैं इसलिए कह रहा था। अच्छा मकसूद माइक बचे है? जी सर। चले, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके ऊपर केस हो गया, आप अदालत में गए, अदालत कहती है जी आप साबित करो कि आप इंसान हो। आप कैसे साबित करोगे आप इंसान हो? चलें जी, मैं जज हूं, ये इस टाइम सारी आवाम जो है वो देख रही है। मेरा क्वेश्चन है, खुद को साबित करो कि आप इंसान हो, डड्डू नहीं हो। क्या हुआ? सर कम बोले
सर नेचुरल पर्सन हूँ या चांस? अच्छा मकसूद आप रहने दें, अनीस आप साबित करें, मकसूद साबित नहीं कर पाया। अनीस सर यही कहेंगे कि नेचुरल पर्सन हूँ, मतलब। नहीं बचा, अदालत में ये चीजें नहीं मैटर करती, कोई प्रूफ दो भाई, आप इंसान हो। आप भाई किसी हायर सेकेंडरी कॉलेज में पढ़ने चले गए तो इसका मतलब है आप मैट्रिक पास हो। तो क्या आप देखने में इंसान लगते हो तो इसका मतलब है आप इंसान हो? साबित करो ना यार, कोई प्रूफ दो मुझे। हाँ जी फैजान। सर लीगल पर्सन पे एक मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है अगर मतलब वो कोई जुर्म वगैरह कोई कोई जुर्म वगैरह वो कमिट। मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि मुझे साबित करो कि आप डड्डू नहीं हो, आप इंसान हो। आप पजल क्यों हो गए हो यार? यही कि हमें अपने आप पर कंट्रोल है। और नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये आईडी कार्ड्स, आईडी कार्ड। अदालत डॉक्यूमेंट्री सबूत मांगती है भाई। यहाँ पे फाजिल जज जो मैं बैठा हूँ, शाबाश, तो मैं यहाँ पे जो जज बैठा हूँ, मुझे तो सबूत दो ना कि तुम इंसान हो भाई, तुम डड्डू नहीं हो। तो मुझे बताएं आज में आप में से किस किस ने किसी भैंस का आईडी कार्ड बना हुआ देखा है? नाम लिखा ऊपर, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें, काला रंग, 4 टांगे, 2 सींग, शाइनी स्किन। किसी भैंस का आईडी कार्ड देखा आपने आज तक? ऊपर तस्वीर भी लगी हो उसकी, उसका थंब इंप्रेशन भी हो। है जी, कोई शहजादा आ जाए। बेटा आईडी कार्ड बनता ही इंसानों का है, सिंध के अलावा। सिंध में किसी भी चीज का बन जाएगा तो अल्लाह मेहरबानी करे, तो सिंध में किसी भी चीज का बन सकता है। लेकिन बहरहाल बेटा आईडी कार्ड जो है वो इंसानों का ही बनता है। अगर मैं साबित चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे साबित करो कि आप इंसान हो, तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाओगे, भाई देखो मैं इंसान हूं, मैं साबित कर लूंगा। सिर्फ इस तरह बेटा कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो कैसे साबित करेगी? कंपनी अपना आईडी कार्ड दिखा देगी। अब भाई कंपनी का आईडी कार्ड कौन सा होता है? भाई उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही तो आईडी कार्ड होता है। आपके आईडी कार्ड को आईडी कार्ड किसने कहा? गवर्नमेंट ने कहा, तो आप कहते हैं ना ये आईडी कार्ड है। ये कोई ऊपर से तो नहीं उतरे ना वर्डिंग जी आईडी कार्ड जो है इसको कहा जाएगा। सेम इस तरह बेटा आपका आईडी कार्ड होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। जो कुछ आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है ना, वही कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। तो लिहाजा बच्चे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी के अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज है। मुझे बताएं बेटा 18 साल के बाद आपका कौन कौन सा हक है जो आपको मिल गया है जो पहले आपके पास नहीं था? मुझे कौन बताएगा जल्दी से? मैं पूछूंगा फैजान, माइक है बच्चे आपके पास? यस सर। हाँ, तो मुझे बताएं कि 18 साल होने के बाद कौन कौन से राइट आपको मिल गए हैं? सर वोट देने का राइट। शाबाश, कभी दिया भी है वोट देने का राइट? शाबाश, कभी दिया भी है? नो सर। अच्छा, और दिया नहीं है सर। और क्या कुछ कर सकते हैं आप? बच्चे 18 साल से पहले आप सिम खरीद सकते थे? नहीं सर। नहीं, आप खरीद सकते हो? जी सर। 18 साल से पहले आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते थे? नहीं सर। अब करा सकते हो? जी सर। 18 साल से पहले कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकते थे? नहीं सर। नहीं, आप कर सकते हो? जी सर। बस सेम चीज है बच्चे। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आपने सिंपल बताना है, 2 चीजें डिफरेंट करके, कि भाई एक वो आर्टिफिशियल पर्सन है, दूसरा लीगल है। बाकी सब जो कुछ आप कर सकते हो उसके राइट्स लायबिलिटीज है, वो तमाम उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज है। कंपनी जो होती है ना बेटा, उसको डायरेक्टर चलाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट चीज है, क्योंकि आज के लेक्चर में, आज का हमारा बस हाफ आवर का लेक्चर रहेगा। मंडे से हम इंशाल्लाह इसकी टाइमिंग भी चेंज करेंगे, वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। आप सब लोग जो हैं, मैं आपको स्लॉट्स बता दूंगा, उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और कोशिश हम, क्योंकि ये करनी है हमने कि हमारे पास ओपन टाइम हो, फ्री टाइम हो, आगे पीछे कोई और लेक्चर ना हो, ताकि हम 1.25 घंटा 1.5 घंटे की क्लास करना चाहें तो हम कर लें, ठीक है। और वो टाइम हो जिसमें आप अवेलेबल भी होने चाहिए। तो ये, क्योंकि इसके फौरन बाद अब बीएम की क्लास होनी है रेगुलर बैच की, उसके फौरन बाद फिर टैक्स का बैच चल रहा है, उसकी क्लास होनी है।
तो फिर हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें हम इस तरह चीज नहीं कर सकते। अच्छा, कंपनी बनाई क्यों जाती है, कोई मुझे बताएगा? लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? मैंने आपको बताया 3 बिजनेस के सेटअप होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। तो किसी को कौन सा पागल कुत्ता काट जाता है कि वो दोनों सेटअप छोड़ के कंपनी बना लेता है? हालांकि कंपनी के केस में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत ज्यादा। वजह बताएं कि कोई शख्स कंपनी क्यों बनाता है? कोई मुसलमान आ जाए। सर वो इसलिए बनाता है कि उसके पास कभी कभी स्किल्स नहीं हो, पैसा होता है तो उसे भी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, कोई तो और आ जाए। उसके ओके सर। अनीस, लीगल पर्सनालिटी के लिए सर। शाबाश माशाल्लाह भाई, ज़हीन हो गए हो, जीनियस हो गए हो आप तो। ठीक है, आगे चले, कोई और? सर कंपनी के थ्रू उनको एक लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है। शाबाश, और बड़े ज़हीन बच्चे हैं यार यहाँ पे तो। मैं तो है अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि डडू है। खैर, आपने यहाँ से साबित कर दिया कि आप इंसान हैं। अच्छा देखो बेटा, कंपनी क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या होता है? देखो बेटा, बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, स्किल कोई नहीं होती, मतलब जिसको हम कहते हैं आराम की कमाई है, ऐसे ही कहते हैं ना। कोई शख्स बेचारे के पास पैसा हो, तरक्की कर रहा हो, तो रिश्तेदार ऐसे ही कहते हैं आराम ना कमाई होनी है, देखो और की। तो लिहाजा उनके पास कोई स्किल नहीं होती, तो भैया वो फिर वो कंपनी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को बनाना ऑनर्स का काम है, शेयर होल्डर का काम है। कंपनी चलाते डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट चलाती है। तो लिहाजा कंपनी वो शख्स बनाता है जिसके पास स्किल नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा देखो, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है। मतलब कि भाई अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो जाता है, कंपनी में कोई नुकसान हो जाता है, कंपनी के ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं, तो भाई आके शेयर होल्डर की गर्दन नहीं पकड़ सकते। लायबिलिटी लिमिट हो जाती है मालिकों की, ऑनर की। जैसे आपके अब्बू ने आपका आईडी कार्ड बनवाया तो आप बड़े खुश हुए कि भाई माशाल्लाह आज मैं बड़ा हो गया, और अब्बू जो है वो बड़े हैप्पी हो रहे हैं कि मेरा पुत्र जवान हो गया, मेरा राइट हैंड बन गया। हालांकि हकीकत में क्या होता है कि आपके अब्बू आपका शनाख्ती कार्ड बना के अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं कि भाई ये बंदा आज के बाद अलहदा है, तो लिहाजा आज के बाद ये सेपरेट पर्सन है, इसके किसी काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपके अब्बू आपका आईडी कार्ड इसलिए बनवाते हैं पुत्र कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर से हट जाए। मैं मजाक कर रहा हूं, सीरियस में जाके अब्बू को ना पकड़ लेना, अब्बा की काम करने लगे हैं तो। अच्छा, सेम इस तरह बेटा जो कंपनी और उसके शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी बनाते इसलिए हैं कि उसको सेपरेट कर दिया जाए। शेयर होल्डर कहते हैं देखो हम इस कंपनी के अब्बू हैं, जाहिर बात है अब कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, उसके एक से ज्यादा अब्बू होंगे। बहरहाल उसके अब्बूज कहते हैं कि देखो भाई हमने ये कंपनी बना दी, ये लो, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा पैसा है, ये काम चला लेगी, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं। उसके बाद ये जाने और इसका काम जाने, मतलब मेरे पास आज के बाद नहीं आना कि तुम्हारा पुत्र कोई गलत काम करके आया, मेरे पास आज के बाद नहीं आना कि तुम्हारी कंपनी ने कर्जा लिया और वापस नहीं कर रही, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। समझ आ गई बात? इस वजह से भी कंपनी बनाई जाती है। उसके बाद फिर बाकी और बहुत सी वजूहत होती हैं, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, एग्जाम्पशंस होती हैं, कंपनी को वो अलहदा से मिल जाती हैं। फिर इसमें ये होता है कि कंपनी सेटअप जो होता है अगर एक्सपेंड कर रहे, बड़ा बिजनेस है तो वो कंपनी सेटअप में बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन और ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर होती है, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी शामिल होती है। जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हो ना बच्चे, इसके साथ SCCP के साथ, कंपनी के साथ, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है कि भाई इस कंपनी की ये मेरे साथ रजिस्टर है, मैं गारंटी देती हूं कि ये लेजिटिमेट लीगल कंपनी है। अच्छा, मुझे एक बात बता बेटा कि अगर कोई शख्स आपको आके कहता है जी मैं फलानी कंपनी से आया हूं, कोई ABC कंपनी है, तो आप कैसे साबित करोगे या कैसे वेरीफाई करोगे इस चीज को कि वो वाकई ही कंपनी है या नहीं है? अगर वो शख्स कहता है जी मैं कंपनी से आया हूँ, मुझे बताइए मैं कंपनी हूँ, तो आप कैसे साबित करोगे इस चीज को कि वो कंपनी का बंदा है या नहीं है? अनीस, शेयर से सर, अगर उसके पास शेयर हो या मेंबरशिप शेयर। मेंबरशिप कोई फेक कार्ड बना सकता है, वो भाई उसी के पास ही है ना, आप कैसे इस चीज को साबित कर सकते हो? अच्छा एक मिनट मकसूद, आप बताएं बच्चे।
मकसूद पुत्र कैसे साबित करोगे कि वो कंपनी वाकई ही मौजूद है? हमारे यहाँ अक्सर होता है ना, वो देखते हैं कैरी डब्बे में आए होते हैं और कहते हैं जी आप हमसे एक सर्फ खरीदो, इसमें से पर्ची निकलेगी और उसके अंदर से जूसर मशीन, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या इनाम निकलेंगे, हम कंपनी की तरफ से आए हैं। वो कैसे वेरीफाई करोगे कि वो वाकई कंपनी है या नहीं है? राफे माइक म्यूट कर ले बच्चे। सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। शाबाश, मकसूद ने एक बात कहा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। लेकिन बेटा लॉ कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि भाई कोई भी बंदा जो कंपनी का हो वो अपनी जेब में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डाल के फिरे। वो जरूरी नहीं कि उसके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एससीसीपी से वेरीफाई करेंगे वेबसाइट से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। बेटा वो कंपनी की डॉक्यूमेंट है, वो इसका एक एम्प्लॉई है, उसको क्यों कंपनी मेमोरेंडम देगी? क्या वो जेब में डाल के हर टाइम फिरेगा? तो बेटा मैं आपको सिंपल सा एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं अभी, इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि एससीसीपी की वेबसाइट से कि कंपनी मौजूद है या नहीं है, क्या वो कंपनी लीगल मौजूद है या नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपना क्रोम खोलना है, इसमें जाना है SCCP डॉट, ये मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल की चीजें, जो आर्टिकल में आपको प्रैक्टिकली काम आएंगी। कंपनी बनानी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, सारा कुछ करना है, वो यहाँ पे होगा इंशाल्लाह। इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ताकि पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकें। और साथ में दुआ करें अल्लाह ताला से कि आज हमारा नेट चल जाए, चल पड़ा। मुबारक हो भाई, गवर्नमेंट की वेबसाइट और खुल गई, बहुत कम होता है ये। तो ये बेटा SCCP की वेबसाइट है। SCCP क्या है? ये कंपनीज का नादरा ऑफिस है। हमारा नादरा ऑफिस जहां हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है, SCCP ये कंपनीज का नादरा ऑफिस है जहां पे कंपनीज का शनाख्ती कार्ड बनता है। अब हमारे शनाख्ती कार्ड को ID कार्ड कहा जाता है, कंपनी के शनाख्ती कार्ड को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। समझ आ गई बात बच्चे? यहां तक क्लियर है? ओके। अब अगर आपने वेरीफाई करना है कि वो कंपनी मौजूद है या नहीं है, आपने इस वेबसाइट पे आना है scp.gov.pk, वहां पे आपने नीचे आना है, ये रहा कंपनी नेम सर्च। आपने उससे पूछना जी कंपनी का नेम बताओ, कोई कंपनी का नेम बताओ यार, किसी भी कंपनी का कोई बंदा नेम बता दे। यहां से देख के ना बता देना, ये मेरे क्लाइंट से सारे। पाक तुर्की वाला, तकाफुल वाला सर्च करो। पाक तुर्की, आपकी आवाज बहुत दूर से। कतर तकाफुल, इसे टाइप करें, इसे टाइप करें, मैसेज में टाइप करें। कोई और भी बताना चाहे तो बता सकता है। कोई कंपनी बताओ, हम वेरीफाई करना चाहते हैं उसे। सर वो फार्मास्यूटिकल वाली है ना सर? अच्छा हाँ, वो तो मेरे क्लाइंट है भाई, आप अपनी बताओ ना। मेरे क्लाइंट रगड़ी जा रहे हो भाई बीच में, है इसलिए तो मैं आपको काम नहीं सिखाता, मेरे क्लाइंट ना कैच के भाग जाओ। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। हाँ जी, कोई और बता दे। मकसूद आप बता दो बेटा, मायरा आप बता दो, फैजान आप बता दो। यार आपके घर पे कभी सर्फ बेचने वाले नहीं है, कभी चाय की पत्ती बेचने नहीं आए लोग जो कहते हैं हम कंपनी की मशहूरी वास्ते ये चीज जो है सिर्फ 150 की दी जा सकती है, ओरिजिनल प्राइस 500 है इसकी। यूनिलीवर देखते हैं, ये क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, देखते हैं पाकिस्तान में अंदर इसकी स्पेलिंग क्या है, मेरे ख्याल में यही है, इनकॉर्पोरेट है या नहीं है। भाई देखो, पहली बात है कि जो यूनिलीवर है ना, हमारे फरिश्तों को भी पता है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। अच्छा देखते हैं जी, नहीं ये स्पेलिंग नहीं होगा, स्पेलिंग इसके चेंज करो। अच्छा ये आई है मेरे पास पाक तुर्की तकाफुल, देखते हैं जी ये कंपनी है कि नहीं है। क्लास टाइमिंग वो अगली क्लास की टाइमिंग होगी। चले बस इसको देख के और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ आपने नहीं बच्चे, नेम बिगनिंग विद नहीं आ रहा, पाक तुर्की करते हैं सिंपल। पाक तुर्की नाम की कंपनी देखते हैं कौन कौन सी आ रही है। असल में सर यहाँ पे सर नेम इंसर्ट लिखना होता है सर, बिल्कुल इंसर्ट कैपिटल इस्तेमाल का फर्क पड़ता है। स्पेलिंग ठीक है। अहमद कंस्ट्रक्शन, बेटा कंपनी वो होती है जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगा होना चाहिए। अगर वहां पे ये देखो पाक नाम से कई आ गई हैं, पाक हाई सर्विस, पाक उमरा, पाको फर्नीचर, पाक चाइना ट्रेडिंग कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल, पाक रोलर फ्लोर वगैरह वगैरह। तो कंपनी वो होती है जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगाओ। तो जब भी कोई आपसे आके पूछे तो आपने कहना है जी मुझे उसका वेरीफाई करके दो, तो आपने उसे वेरीफाई करना है यहाँ पे। ओके ओके, कोई रिजल्ट नहीं है भाई इसका। अहमद कंस्ट्रक्शन, या तो स्पेलिंग ये नहीं है बच्चे,
सर स्पेलिंग का इशू होगा सर। हाँ, तो सिंपल मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा अपनी रिसेंट क्लाइंट है वेलगो फार्मास्यूटिकल, ये मैंने अभी पिछले बैच में ही इनकॉर्पोरेट किया, ये सारे बच्चे जानते हैं, इनको मैंने सिखाया भी था कैसे होती है। तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ सिखाता रहूँ। तो ये देखें, ये कंपनी है, यहाँ पे आ रही है इसकी डिटेल। अगर किसी कंपनी की डिटेल इस SCCP की वेबसाइट पे आ रही है तो मतलब वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पे देखिए उसका एड्रेस आ रहा है, उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट आ रही है, इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म AB और वगैरह वगैरह डिटेल आ रही है। इसकी अगर मोर डिटेल देखेंगे तो इसकी जो क्या कहते हैं ऑडिटर की डिटेल भी आ जाएगी, इसी तरह इसके डायरेक्टर CEO वगैरह की डिटेल भी आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? ये देखें, यस चलें बेटा जी, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब कल का आपका काम क्या है कि आपने ये कंपनी के कैरेक्टरिस्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी का आपने पढ़ के आना है। अच्छा, हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह सैटरडे ऑफ रहेगा, मंडे से रिज्यूम होंगी हमारी क्लासेस। टाइमिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास सुबह 8 से 9 की अवेलेबल है, 10 से 11 की अवेलेबल है, और इसी तरह ये क्या कर रहे हो तलहा, तो हो क्या रहा है? कमाल करते हो तला बेटा। चले यार, कोई नहीं, खैर बहरहाल थोड़े से इस पे एहतियात करें, गलती से हो जाता है तो मैं अज्यूम करता हूँ ये गलती से हुआ है। तो उसके बाद हमारी जो है वो 2 से 3 वाली स्लॉट भी मौजूद है। इन तीनों में से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह म्यूचुअल कंसेंट से करेंगे। मंडे को हमारी क्लासेज रिज्यूम होगी। पुत्र ये वाले 40 दिन यार लगा लो, इसे जान छुड़ा लो यार, सर दर्द बन जाएगा कसम से ये आपका। और एक बार यार इस फील्ड में घुस आए हो तो भाई अब निकालो ना यार, लेके बैठे रहोगे इनको, इसी सब्जेक्ट्स को लेके बैठे रहोगे, कब तक फीसें पे करोगे? ज्यादा ही क्या कहते हैं आपके वालिदैन की चले कमाई है, अच्छी कमाई है तो भैया डोनेट करो उनको यार, किसी अच्छे कामों में लगाओ, फीसें ही देते रहोगे सारी जिंदगी। 40 दिन है ये आपके पास, इसी में ही अगर पेपर आपका निकल जाता है तो भैया देखो यार, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी, मेरा एक आपके साथ कहना है, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी, आपके पास टाइम बहुत कम है। ये वो आपकी एजुकेशन है जिसने आपको कमा के देना है। 3 साढ़े 3 साल बाद आपके घर वालों ने आपसे पूछना शुरू कर देना है कि पुत्र हाँ दसो किधर है कमाई। तो लिहाजा उस दिन की शर्मिंदगी से बचो, जिस दिन आपको वालिदैन के सामने शर्मिंदा होना पड़े कि यार जिस उम्र में मैंने इनको कमा के खिलाना था, इनको अय्याशी करानी थी, आज अभी मैं उन्हीं से पैसे मांग रहा हूँ, फीसें मांग रहा हूँ। अपने घर बार का सोचो, फैमिली का सोचो, और ये प्रैक्टिकल स्टडी में हो। यहाँ पे अब यार ये नहीं है कि आपको डंडे से उठा के पढ़ाया जाए, आपको कान पकड़वाया जाए, आपके साथ जबरदस्ती की जाए। भाई खुद थोड़ा सोचो, सीरियस हो इस मामले में। अगले 2-3 सालों में आपने अपना फ्यूचर बना लिया तो भाई बना लिया, नहीं तो फिर तो खत्म है। फिर तो ये टेंशन छोटी 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 बढ़ती बढ़ती पहाड़ बन जाएंगे, फिर सुसाइड की वाली नौबत आ जाती होती है। तो लिहाजा बच्चे ये टाइम लगा लें, इंशाल्लाह निकल जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। मंडे को हमारी क्लास होगी, मंडे की टाइमिंग हमारी 2 से 3 ही रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम मंडे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी टाइमिंग हमारी रहेगी। ठीक है बच्चे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।